जो दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। किसी पर ब्लाइंडली भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज की हमारी कहानी आपकी आंखें खोल देंगी, इसलिए इसे एक बार तो हर किसी को जरूर देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम बेथ नामी महिला को देखते हैं जो कैलिफोर्निया से यहाँ क्रोएशिया के ट्रिप पर आई है। इस जगह के बारे में उसने जितना सुना था, ये जगह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। यात्रा के दौरान बेथ की जान पहचान टैक्सी ड्राइवर ज़ेन से हुई, जो कि सीरिया का रहने वाला था। यह टैक्सी ड्राइवरी का काम करता था। वो बेथ को उसके मोटल पहुंचाकर जाते जाते अपना कार्ड भी देते गया, ताकि फिर कभी टैक्सी की जरूरत पड़े तो बेथ उससे संपर्क कर सके। ये है उसकी बेस्ट फ्रेंड केट। उसी ने इस ट्रिप को अरेंज किया है। मतलब बेथ को फ्लाइट से यहाँ बुलाने से लेकर आगे जितने खर्चे होने वाले हैं, सब उसी के ऊपर है। इसके लिए बेथ उसकी आभारी थी और इस ट्रिप को अरेंज करने के लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आई थी, जो कि महंगा तो नहीं था, फिर भी केट को पसंद आया। वैसे इस गिफ्ट का असली हकदार तो उसका पति जे है, जिसके क्रेडिट कार्ड पर वे इस ट्रिप को एंजॉय करने वाली है। ये है बेथ का पति रॉब। उनकी 1 साल की एक बेटी भी है, जिसे रॉब के हवाले कर वो ट्रिप पर आ तो चुकी थी, पर उसके बिना उसका मन नहीं लग रहा था। हालांकि रॉब उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था और चाहता था कि बेथ बेफिक्र होकर ट्रिप को एंजॉय करे। आज रात केट ने रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है। बेथ के तैयार होते ही वे दोनों रंग जमाने निकल पड़ी। ये है इस मोटल का ओनर सेबास्टियन। जाते जाते केट उससे बेथ की जान पहचान कराती गई। रेस्टोरेंट पहुंचकर केट ने यहाँ के मेनू से सबसे महंगा सैम्पियन ऑर्डर किया। बेशक जे से उसका डिवोर्स होने वाला था, पर जब तक उसे पता न चले उसके क्रेडिट कार्ड पर वो मजे तो कर ही सकती थी। यही कुछ हाल बेथ और रॉब के भी रिश्ते का था। उनके बीच चीजें सही नहीं चल रही थी। हो सकता है जल्द ही उनके भी डिवोर्स की खबर मिले। मतलब दोनों के लाइफ की वट लगी पड़ी थी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। सारे दुखों को दरकिनार कर वे हचक के खाए पिए जब पे करने की बारी आई तो पता चला कि कार्ड डिक्लाइन हो चुका था। बिल देखकर बेथ के होश उड़ गए। वही हाल केट का भी हुआ। इसके चलते वो जे पर भड़क उठी, पर कैसे ना कैसे करके बिल पे तो करना ही था। आधे पैसे बेथ भी देने को तैयार हुई, लेकिन केट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम अगले जगह पे कर देना। हालांकि बेथ का इतने से ही मन उब चुका था, वो वापस मोटल जाने की जिद करने लगी। पहले ही केट को उसे घर से बाहर लाने में कितने महीने लग गए। जब थोड़ी मस्ती करने की बारी आई तब भी उसका वही पुराना रोना लगा है। काफी समझाने बुझाने के बाद वो मानी। यहाँ से उन्होंने ज़ेन की टैक्सी बुक की और एक मशहूर डिस्को बार गई। ड्रिंक वगैरह ऑर्डर कर ही रही थी। तभी केट की नजर 2 हॉट लड़कों पर पड़ी। उसने आव देखा ना, ताव जाकर सीधे उनके साथ बैठ गई। पर बेथ को काफी असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि वो शादीशुदा थी। उसे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना ठीक नहीं लग रहा था। वही केट उसे बार बार चढ़ा रही थी कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक रात मजे करके देख लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वैसे भी रॉब को कुछ थोड़ी ना पता चलने वाला। इसी के चलते बेथ ने उन लड़कों की लाइट ड्रिंक पी। फिर जो नशा हुआ भाई साहब, उसकी आंख सीधे दोपहर को मोटल के बेड पर खुली। मामला अभी भी खराब ही चल रहा था। रात को पीने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो भी याद नहीं था। ऊपर से केट भी घर पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतने में उसे फर्श पर एक टूटा हुआ ग्लास और खून दिखा। वो घबराकर तुरंत केट को कॉल मिलाई, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर रॉब को कॉल की, बताई कि रात को वो पार्टी के लिए गए थे। सुबह उठी तो केट घर पर नहीं थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा। पर इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं। गई होगी, कहीं आ जाएगी। उसका यह कहना गलत नहीं था, क्योंकि बेथ उसे पूरी बात नहीं बताई। फौरन सेबास्टियन से मिली कि शायद उसे केट बताकर गई होगी, पर उसे भी केट ने कुछ मैसेज नहीं दिया था। वैसे सेबास्टियन उन पर भड़का हुआ था, क्योंकि इन्होंने यहाँ का रूल तोड़कर पिछली रात 2 लड़कों को साथ लाया था, जिसका वो अलग से चार्ज करने वाला है। भाई साहब, बेथ भौचक्की रह गई, कहीं केट के साथ कुछ अनहोनी ना हो गया हो। इसी के चलते वो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में केट के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची। उन लड़कों से मिलने से लेकर उनके घर आने, फर्श पर खून तक का सारा ब्यौरा पुलिस को दी। लेकिन उसे ना ही तो उन लड़कों का नाम पता था और ना ही उस बार का नाम याद आ रहा था। मतलब वो फुल नशे में धुत थी। जहां तक पुलिस को लग रहा था, उनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा। वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में होगी। पहले उन्हें आसपास के हॉस्पिटल चेक करना चाहिए। वैसे भी 24 घंटे पूरे होने से पहले वो गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अक्सर लोग 24 घंटों से पहले ही घर आ जाते हैं, इसलिए बेथ को भी इंतजार करना होगा। पर उससे इंतजार ही तो नहीं हो रहा था। उसने चट से ज़ेन को बुलाकर सारी प्रॉब्लम बताई। ज़ेन टैक्सी ड्राइवर है, तो वो उस बार को पहले से ही जानता होगा। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। ज़ेन पिछली रात उन्हें द ब्लू पार्लर बार ड्रॉप किया था। वे फॉरेन ब्लू पार्लर गए ताकि उन 2 लड़कों के बारे में कुछ पता चल सके।
जब बात सीधे तरीके से नहीं बनी तो ज़ेन सीरिया वाले अवतार में उस बारटेंडर की क्लास लेने लगा। तब जाकर उसने असल सच्चाई बताई। वो दोनों लड़के बार में नए टूरिस्ट लड़कियों के साथ अक्सर दिखा करते हैं। शायद इन लड़कियों ने उन दोनों को हायर किया था। भाई साहब, ये जान तो बेथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी तो केट उसे बार बार फ्लर्ट करने के लिए उकसा रही थी। मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी लुटिया डुबो गई। पैसे बनाने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से पैतरे आजमाते रहते हैं, या फिर कुछ और बात भी हो सकती है। इसलिए बेथ ने उन लड़कों का नाम भी पूछ लिया। उनका नाम था मथियो और लुका। हालांकि ये उनके सही नाम है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। देखते ही देखते रात के 8 बज गए, फिर भी केट का कुछ पता नहीं चल सका। अगले दिन बेथ के वापसी की फ्लाइट थी, पर केट को मझधार में छोड़कर वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन कल घर नहीं लौटी तो रॉब को प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे मंडे को ऑफिस जाना है। ऐसे में उनकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? रॉब चाहता तो नहीं था, पर बेथ की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिर में उसने अपनी छुट्टी बढ़वाने का फैसला किया। केट के साथ क्या हुआ ये भी पता लगाना जरूरी था। अगली सुबह बेथ सोकर उठी तो उसे एक शानदार विचार आया। उसने इंस्टाग्राम पर ब्लू पार्लर एस्कॉर्ट सर्च की तो सर्च लिस्ट में वे दोनों मिल गए। बकायदा फोन नंबर वगैरह भी डाल रखे थे। उनको हायर करने के लिए बेथ ने ज़ेन की मदद ली। मामला फिट हो चुका था, दोनों इसी जगह मिलने आने वाले थे। वैसे ज़ेन समझ नहीं पा रहा था कि केट से उसकी दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्री से हैं। तो बात ऐसी है कि बेथ कुछ साल पहले पढ़ाई करने अब्रॉड गई थी। केट उसकी रूममेट थी। उसी ने उसे रॉब से भी मिलवाया था, जिसके बाद दोनों की शादी हुई और अब उनकी एक बेटी भी है। मतलब उनके रिश्ते को बनाने में केट का अहम भूमिका था। इन सब बातों के बीच दोनों आधम के ये सोच रहे थे कि उनसे आराम से केट के बारे में पूछ लेंगे, मगर जैसे ही उन्होंने बेथ को देखा, दुम दबाकर 2 दिशाओं में भाग निकले। ज़ेन उनमें से एक का पीछा किया। काफी भगाने के बाद आखिरकार वो इनके हत्थे चढ़ गया। शक्ति बरतने पर उसने बताया कि वो तो इस फार्मूले को बस टूरिस्ट लड़कियों को लूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें केट के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो उस रात 3 बजे ही केट का बैग वगैरह चुराकर रफू चक्कर हो लिए थे। जिस शॉप पर बेचे थे वहां से उन्हें केट का मोबाइल और पर्स मिल गया। पुलिस कंप्लेन करने के लिए इतना सबूत काफी था। वही ज़ेन बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस सब में उसका नाम आए। अगर किसी वजह से वीजा कैंसिल हुआ तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी। बेथ उसे भरोसा दिलाती गई कि वो पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लेगी। फिर पुलिस वालों को उस रात का पूरा ब्यौरा दी। शायद उन लड़कों ने उन्हें ड्रिंक में मिलाकर ड्रग्स दिया था, इसलिए नशे में धुत होने के बाद उनके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। क्या वे दोनों एस्कॉर्ट्स थे? इन्होंने उनको हायर किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। हो सकता है कि केट ने उनको हायर किया हो, लेकिन बेथ को इसके बारे में नहीं पता था। मतलब उनके साथ उन लड़कों ने कुछ गलत किया हो तो रेप वगैरह का भी चार्ज उन पर लग सकता है। खैर, इन सबसे जरूरी उसके लिए केट थी। उसे पूरा यकीन था कि केट के साथ कुछ गलत हुआ है। वैसे एक बात गौर करने लायक थी, आखिर वे दोनों चोर आसानी से बेथ के हाथ कैसे लगे, फिर बैग भी लौटा दिए। कहने का मतलब है कि ये असली डियोर है। इसकी कीमत 10,000 यूरो है, जिसे वो चोर ऐसे ही लौटा गए? नहीं, उसे थोड़ा बहुत जोखिम उठाना पड़ा। एक रोड चलते आदमी ने उनमें से एक को पकड़ा था। फिर जाके उस पर दबाव बनाने पर वो सब कुछ उगला। रिपोर्ट वगैरह लिखवाने के बाद बेथ को मेडिकल करवाना पड़ा। उसके साथ ज्यादती होने के कोई सबूत नहीं मिले। वही टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। कहीं वो जे के पास तो नहीं चली गई? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोर्ट के परमिशन के बगैर वो बात तक नहीं कर सकते। मिलना तो दूर की बात थी। क्या मतलब, पिछले फ्राइडे को ही तो वो जे को क्रेडिट कार्ड के लिए फोन की थी। कौन सा क्रेडिट कार्ड? भाई साहब, जैसा वो केट को समझ रही है वैसा तो वो बिल्कुल नहीं है। उसे भला वो अपना क्रेडिट कार्ड क्यों देगा? गायब होना उसकी पुरानी आदत है। एक बार वो छोटी सी बात पर बिना कुछ बताए न्यूयॉर्क भाग गई थी। 7 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चला। इसीलिए उसका चक्कर छोड़ बेथ को घर लौट जाना चाहिए। जे ने इतना समझा बुझाकर फोन काट दिया। हैरान परेशान वापस मोटल लौटी तो पता चला कि आज सुबह 11 बजे का चेकआउट था। सेबास्टियन नए गेस्ट के आने की तैयारी भी शुरू कर चुका था। हालांकि बेथ को अभी और रुकना था। उसने बताया कि उसी रात से उसकी फ्रेंड गायब है। जब तक वो मिल नहीं जाती उसे कमरा चाहिए। सेबास्टियन के पास नीचे एक खाली कमरा था, जिसे वो बेथ को डिस्काउंट लगाकर दे दिया। सुबह से भाग दौड़ कर वो थक चुकी थी। तुरंत केट का मोबाइल चार्ज में लगाकर सो गई। पर उसने केट के मोबाइल के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? बेथ भी पुलिस से बहुत कुछ छिपा रही है। जब नींद खुली तो शाम हो चुका था। उसने केट का फोन ऑन किया, लेकिन पासवर्ड के चलते खोल नहीं सकी। भूख अलग ही सता रहा था, इसलिए बाहर डिनर करने के लिए ज़ेन को बुलाई। पता चला कि रॉब बेटी को बेबी सिटर के हवाले कर यहाँ आ चुका था।
दरअसल उसे बेथ की काफी चिंता हो रही थी। कब हुआ, कैसे हुआ, केट ने घर पे 2 एस्कॉर्ट्स को बुलाया। बेथ नहीं जानती थी कि वो एस्कॉर्ट्स है। इस पर बहस चल ही रही थी, तभी उन्हें एक खबर मिली। बॉडी से नाख्त करने के लिए उनको फौरन बुलाया गया। पता चला कि वो केट ही थी जिसकी बॉडी उन्हें पानी में तैरती हुई मिली। वो डूबकर मरी या फिर किसी ने मारकर पानी में फेंक दिया, ये कहना मुश्किल था। ऑटोप्सी के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। बेथ का रो रोकर बुरा हाल था। वो सब कुछ निपटा कर ही वापस जाना चाहती थी, इसलिए रॉब ने उस पर दबाव नहीं बनाया और अकेले ही घर लौट गया। इसके बाद बेथ वापस इंस्पेक्टर पाविक से मिली। उसे एक आखिरी बार केट को अलविदा कहना था। हालांकि बात तो कुछ और ही थी। 1 मिनट केट के साथ अकेले रहने को बोल वो उसके फेस से उसका मोबाइल अनलॉक कर ली। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। जब वो व्हाट्सएप चैट ओपन की तो दंग रह गई। दरअसल उसके पति रॉब और केट के मैसेजेस से पूरा चैट भरा पड़ा था। वे दोनों मिलकर बेथ को चीट कर रहे थे। इसी अफेयर के चलते केट जे को डिवोर्स देकर रॉब से शादी करने के फिराक में थी। रॉब भी बेथ से छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर ही रहा था। ये बात केट का पति जे जानता था, लेकिन उसने बेथ को नहीं बताया क्योंकि तब वो मां बनने वाली थी। ये मामला और पेचीदा होता जा रहा था। 2 दिन बाद टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक केट की बॉडी में भारी मात्रा में कोकेन और केटामाइन पाया गया, जबकि बेथ ने पुलिस वालों से सरासर झूठ बोला। अगर वो झूठ नहीं बोलती तो नशेड़ी समझ पुलिस वाले उसकी खोजबीन नहीं करते, इसलिए उसने ये बात छिपाई। पर उस झगड़े का क्या जो उसने केट के साथ किया था? उन दोनों एस्कॉर्ट्स ने गवाही दी है। वहां और भी लोग थे जिन्होंने दोनों को झगड़ते देखा था। फिर उसी रात केट की मौत हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रह गई बात उन दोनों लड़कों की, तो वे उनको रात 3 बजे छोड़कर ही चले गए थे। तब केट घर पर ही थी। ये गवाही मोटल के ओनर सेबेस्टियन और टैक्सी ड्राइवर ने दी है। उन्हें लग रहा था कि बेथ ने उसे मारा या फिर वो पुलिस से कुछ छिपा रही है। सचमुच वो रॉब और केट के अफेयर उनसे छिपा रही थी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। फिलहाल के लिए इंस्पेक्टर पाविक उसे उसके मोटल छोड़ आए। फिर मोटल ओनर को कुछ हिदायत देते गए। बेथ वहीं पर थी, लेकिन उनकी भाषा समझ नहीं सकी। इन सब झमेले से खाली हुई तो रॉब की क्लास लेना शुरू की। पहले तो वो छिपाने की कोशिश किया, लेकिन जब पता चला कि बेथ उनकी सारी चैट पढ़ चुकी है, तब जाकर उसने अपनी गलती मानी। पर गलती मानने से भी क्या ही फायदा। अगली सुबह शक के आधार पर बेथ को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी थी कि बेथ मिस्टर जकारिया के टच में है। उसी के बदौलत उन्होंने उन चोरों में से एक को पकड़ा था। बेथ ने ये बात छिपाकर आफत मोल ली थी। तो बात ऐसी है कि जकारिया एक अल्बेनियन गैंग का मेंबर है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। उसने केट को मारा है, जिसके लिए बेथ ने उसको हायर किया है। भाई साहब, उसके तो होश ही उड़ गए। आखिर वो केट को क्यों मरवाना चाहेगी? वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दरअसल पुलिस वाले उसके पति रॉब और केट के अफेयर के बारे में जान चुके थे। केट उनके परिवार में आग लगा रही थी, इसीलिए बेथ ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। फिलहाल तो ये उनका अनुमान है, पर जल्द ही वो सब कुछ पता लगा लेंगे। पूछताछ करके उसे छोड़ दिया गया। वापस घर लौटी तो उसके कमरे में ज़ेन पहले से ही मौजूद था। वो यहाँ बेथ से मिलने आया था, पर वो नहीं थी, इसलिए सेबास्टियन ने उसे यहाँ रुकने दिया। असल में पुलिस वाले केट के मर्डर केस में शक के आधार पर उसे भी पकड़ कर ले गए थे। जिस रात केट का मर्डर हुआ, ज़ेन पूरी रात गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ऐप में सब कुछ ट्रैक्स है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए छोड़ दिए। रह गई अल्बेनियन गैंग वाली बात, तो एक बार ज़ेन ने उस गैंग के सरगना के बेटे की जान बचाई थी। उन दिनों सीरिया में युद्ध के हालात थे। तब अल्बेनियन गैंग के सरगना ने वहां से निकलने में ज़ेन की मदद की थी। फिर यहाँ का वीजा भी दिलाए। मतलब वो उनके लिए काम नहीं करता। यकीन करना तो मुश्किल था, पर बेथ ने अपनी दिल की सुनी। अगली सुबह उठी तो एक सवाल मन में उठा। आखिर पुलिस को रॉब और केट के अफेयर के बारे में पता कैसे चला? कहीं पाविच उसके रूम में कैमरा वगैरह लगाने को तो नहीं बोल गया था? बेथ बारीकी से कमरे की जांच की। उसे आईने के ऊपर एक कैमरा मिला। इसी कैमरे के जरिए वो बेथ पर नजर रख रहे थे। मौका मिलते ही उसने सेबास्टियन के ऑफिस की चाबी चुरा ली। पता चला कि उसने अपने म्यूजिक ऑफिस को सिनेमा हॉल बना रखा था। उसने घर के हर कमरे वगैरह में कैमरा लगा रखा था, जिससे बेथ को फ्राइडे नाइट की रिकॉर्डिंग मिल गई। उस रात वो नशे में धुत थी, इसीलिए एस्कॉर्ट्स और केट उसे घर लाकर सुला दिए। फिर केट उन दोनों के साथ कुछ वक्त गुजारी। जब वो नहाने चली गई तो वे उसका पर्स मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसी लफड़े के चलते केट के हाथ से ग्लास टूट गया, पैर जख्मी हुआ। फिर भी वो उनके पीछे भागी, लेकिन वे उसके हाथ नहीं लगे। भाग्य संयोग उनके पीछे ही एक टैक्सी गुजर रही थी, जिस पर सवार होकर केट उनके पीछे गई। बेथ ने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। दूसरे स्क्रीन पर हम सेबास्टियन को भी देख पाते हैं, जो कि वापस आ चुका था, पर केट उसे नहीं देख सकी।
रिकॉर्डिंग 1 घंटे फॉरवर्ड करने के बाद केट एक ब्लैक कलर की कार में वापस आई। देखने से लग रहा था कि वो कार वाले पर भड़की हुई थी। इससे पहले कि बेथ उस कार का भी नंबर नोट करती सेबास्टियन आधम का, किसी तरह वो उसे धक्का देकर भाग निकली, लेकिन उसने पहले ही दरवाजे पर बहुतेरों लॉकर लगा रखा था। अगले पल गिड़गिड़ाने लगा कि पुलिस के सामने उसकी पोल न खोले। ये सब कैमरे बस वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा रखा है। साथ ही साथ ताबड़तोड़ कैमरा फुटेज भी डिलीट करने लगा जो कि बेथ के बेगुनाही के सबूत थे। बेथ फोन छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में सेबास्टियन के सर पर चोट लग गई, जिसके चलते वो बेहोश हो गया। हालांकि उससे पहले ही वो सारे फुटेज डिलीट कर लिया था। बेथ चट से उसके जेब से की लेकर दरवाजा खोली। तब तक ज़ेन बाहर आ चुका था, जिसके साथ वो फरार हो गई। उसने जो कुछ भी देखा रास्ते में ही बताते चली। टैक्सी नंबर से वे उस ड्राइवर का नाम, पता वगैरह निकाल लिए। फोन करने के बाद वो ड्राइवर उनसे मिला। ज़ेन के पूछने पर उसने बताया कि फ्राइडे की रात फलाने मोटेल से वो एक लड़की को पिक किया था जिसे पुलिस स्टेशन जाना था, तो पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। वही बेथ केट के मर्डर की सस्पेक्ट है। ये न्यूज टीवी पर भी आम हो चुका था। एक शख्स ने बेथ को पहचान पुलिस को कॉल कर दिया था। देखते ही देखते वे आधम के। यहीं पर बेथ ने उस दूसरे कार का भी नंबर पहचान लिया और भाग निकली। पुलिस वाले उसका पीछा किए। अब जाकर बेथ को मामला छोड़ा बहुत समझ आने लगा था। उस रात केट चोरी की कंप्लेन लिखवाने गई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर पाविच उसे घर छोड़ने आया था। फुटेज देखने से साफ पता चल रहा था कि केट पाविच पर भड़की हुई थी। शायद पाविच को केट पसंद आ गई होगी। केट ने मना किया होगा तो वो उसको मार डाला। इन्हें फौरन किसी वकील से मिलना चाहिए। तब तक पुलिस वाले इनके काफी करीब आ चुके थे। बेथ को भगाने के लिए ज़ेन खुद पकड़ा गया। साथ ही साथ बताना शुरू किया कि केट को पाविच ने मारा है। उन्होंने वीडियो फुटेज देखी है। इधर बेथ भागते भागते टेरेस पर जा पहुंची थी। पाविच हाथ में रिवॉल्वर लिए ठीक उसके पीछे ही था। उसने गोली मारने की धमकी दी। वो तुम थे, तुम्ही ने केट को मारा है। इतना सुनते ही पाविक भड़क कर उसे चुप कराने लगा। तभी उसका पैर फिसला, जिसके चलते वो सीधे नीचे जा गिरा। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कुछ दिन के गहन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को वहां के एक कैमरे से फुटेज मिला, जिससे साबित हुआ कि चोरी की रिपोर्ट लिखने के बाद पाविच केट को घर छोड़ने गया था। शायद उसने फ्लर्ट किया होगा, तभी केट उस पर भड़की थी, जिसके चलते पाविक ने उसे मार डाला, फिर पानी में फेंक दिया। उन एस्कॉर्ट्स के घर की भी तलाशी ली गई, जहां पर नशीले पदार्थ मिले। आखिरकार उन दोनों ने कबूला कि जो लड़कियां उनको हायर करती है वे उन्हें नशीले पदार्थ देकर उनका सामान लूटते हैं। उस रात उन्होंने बेथ और केट पर भी यही फार्मूला आजमाया था। बेथ चित्त पड़ गई, लेकिन केट पर असर नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही बहुत नशा करती थी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बेथ बिल्कुल बेकसूर निकली। पासपोर्ट लौटाकर छोड़ दिया गया। घर लौटने से पहले वो ज़ेन से मिलती गई। एक वही था जो अजनबी होते हुए भी उसका हर कदम पर साथ दिया। शुरू से लास्ट तक उस पर भरोसा किया। ज़ेन को हर एक चीज के लिए थैंक यू बोल वो घर लौट गई। रॉब अपनी करतूत के लिए शर्मिंदा था। वो चाहता था कि पिछली सारी बातें भुलाकर वो फिर से एक हो जाए। इसके लिए उसने माफी भी मांगी। हालांकि बेथ अब उस पर इतनी जल्दी फिर से भरोसा करने वाली नहीं थी। उसे बाहर जाने के लिए कार की चाबी चाहिए थी, जो कि रॉब ने जैकेट में रखा था। जैकेट चेक की तो उसका सर घूम गया। रॉब की जेब से उस नेकलेस का एक मोती मिला, जिसे बेथ ने केट को गिफ्ट किया था। इसका मतलब वो पाविक नहीं रॉब था जिसने केट को मारा। ये बात वो फौरन पुलिस को बताई और रॉब को भी कि उसी ने केट को मारा है। यहाँ से 2 घंटे में फ्लाई पकड़कर वहां जाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये रहा उसका सबूत। आखिरकार असली आरोपी सामने आ ही गया। उस रात केट उनके अफेयर को लेकर झगड़ रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द रॉब बेथ को डिवोर्स देकर उससे शादी कर ले, नहीं तो वो पहले ही सब कुछ बेथ को बता देगी। इसीलिए गुस्से में आकर उसने केट पर हाथ छोड़ा। उसे नहीं पता था कि उसका सर पत्थर से टकरा जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो गलती से हो गया। मिस कोवाच लाइन पर ही थी। वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्होंने उधर से स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी थी। मतलब पुलिस उनके घर पहुंचने ही वाली है। किसी तरह बेथ ने रॉब से पीछा छुड़ाया और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल गई। रॉब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी द वीकेंड अवे मूवी की।